आर्या चेंजिंग रूम जाते ही जेसिका गुस्से से आकृति को घूरने लगती है और बोलती है, तुम लोग हर जगह क्या अपने पैसों का रौब दिखाते रहते हो? माना कि तुम एक पावरफुल फैमिली से आती हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सबको इंसल्ट करो। उसकी बात सुनकर तीनों लड़कियां हैरान रह जाती है। वहीं नव्या श्रद्धा के कान में बोलती है, दी इस लड़की का ऊपर का माला खाली लगता है, मतलब कुछ भी बिना सर पैर की बातें कर रही है। जब आकृति दी ने उसे बता दिया कि वो कस्टम मेड लहंगा है जिसे स्पेशली आर्या के लिए बनवाया गया है, तो इसने अब बात फैमिली की तरफ पॉइंट कर दी। मतलब जब ये वो चीज़ छीन नहीं सकती तो उसका ब्लेम भी यही मत दो। क्या गजब का दिमाग है इसका। नव्या, कुछ बेशर्म लोग ऐसी ही होते हैं जो अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं और इन सब में खुद को ही बेवकूफ़ बना लेते हैं। फिर सोचते हैं कि वो तो बहुत ही कूल लग रहे हैं। आप सही कह रही हो दी। ये तो अच्छा है कि आनिक्य जीजू ने इस लड़की की हरकत नहीं देखी, नहीं तो इसका वो हाल होता जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। शायद दोबारा इस मॉल में कदम रखने के लायक नहीं रहती। श्रद्धा ने भी सर हिलाया कि तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी। जब दोनों ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो जेसिका अपनी हील्स को फर्श पर मारते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने अनजाने में या फिर जानबूझकर आकृति के आगे अपना पैर फंसा दिया जो चलते हुए दूसरी तरफ जा रही थी। दोनों ही उलझ गई और आकृति सीधा उस ग्लास बॉक्स से टकरा गई जिसके अंदर वो लहंगा रखा हुआ था। क्रैश! तेज आवाज़ हुई और चारों तरफ कांच टूटकर फैल गया। उसी वक्त चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और दोनों भागते हुए बाहर आए। भाभी, आकृति, आर्या और आनिक्य तेजी से आगे आए। उन्होंने देखा आकृति ने खुद को नीचे गिरने से बचा तो लिया था, लेकिन फिर भी उसने जिस हाथ का सपोर्ट ले रखा था वह कांच चुभ गया था और घाव में से खून निकल रहा था। वही जेसिका भी हैरान हो गई खून देखकर, साथ ही अब उसे डर भी लगने लगा। वो जैसे ही वहां से खिसकने लगी तभी नव्या ने उसके गले में अपना एक हाथ डाला और कसकर उसकी गर्दन को अपनी बाह में जकड़ते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की? पहले हिसाब तो बराबर कर लो। कैसा हिसाब? जेसिका ने डरते हुए पूछा। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस तिरछा मुस्कुराई और उसने कहा, जल्दी पता चल जाएगा। जेसिका को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो फिर से जाने लगी, तो इस बार नव्या ने उसे नहीं रोका। लेकिन धड़ाम की आवाज के साथ जेसिका नीचे फर्श पर गिर पड़ी और उसके दोनों घुटने और दोनों हाथों में कांच चुभ गए। नव्या ने उसे रोका नहीं, लेकिन बिल्कुल वही किया जैसा उसने आकृति के साथ किया था और अगले ही पल उसके पैर नव्या के पैर से उलझे, जिससे उसने अपना बैलेंस खो दिया और वह सीधा नीचे गिर गई। लेकिन उसने खुद के शरीर और चेहरे को हाथों और पैरों के सहारे पूरी तरह से फर्श पर गिरने से रोक लिया। तब तक आर्या और आनिक्य ने आकृति की उठने में मदद की और उसे वही थोड़ी दूर रखे सोफे पर बिठा दिया। शॉप असिस्टेंट जल्दी से फर्स्ट एड किट लेने के लिए भागी। श्रद्धा आकृति के बगल में बैठ गई और राइट हैंड में घुसे कांच को धीरे से निकालने की कोशिश करने लगी। नहीं, मत छुओ। अल्पविराम। आकृति की दर्द भरी आह निकल गई और वो उसी तरह दर्द से कराहते हुए बोली। वो श्रद्धा के हाथ को धक्का दे रही थी क्योंकि थोड़ा सा टच करने पर भी दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। सभी का ध्यान आकृति पर था। किसी ने भी नीचे गिरी जेसिका को एक नज़र देखा भी नहीं। तभी स्टाफ आया और सफाई करने लगा और उसने उसे उठाने के लिए हाथ आगे किया। जेसिका ने जब किसी का हाथ देखा तो उसे थोड़ी राहत मिली और उसने जल्दी से उस हाथ को पकड़ लिया और आराम से उठ गई। पर जब उसने हाथ देने वाले का चेहरा देखा तो उसका चेहरा जहां दर्द था, अब वहां घिन और गुस्सा दोनों आने लगा। उसे हाथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही का क्लीनिंग स्टाफ था। ये सोचकर कि अभी एक
गंदे इंसान ने उसे छुआ। तब से ही वो अपने उस हाथ को घिन से देखने लगी जिसे पकड़कर उस सफाई कर्मी ने उसकी खड़े होने में मदद की थी। जेसिका ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई, तभी एक दर्द भरी आह निकल गई। उसे याद आया कि उसके हाथ भी बुरी तरह घायल है, जिससे उन पर दबाव पड़ा और फिर से तेज दर्द की लहर उसकी हाथ में दौड़ गई। जाते हुए वो गुस्से से आकृति को देखने लगी जो इस वक्त सभी लोगों से घिरी हुई थी। फिर उसने नव्या पर नजर डाली और उसकी आंखें गहरी लाल हो गई जैसे उनके खून उतर आया हो। जब किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, तब वो बिना कुछ कहे वहां से तेजी से निकल जाती है। जाते जाते उसकी आंखों में नव्या के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। बस एक बार मैं उस फैमिली की बहू बन गई, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। यही सब बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। शॉपिंग मॉल में हुआ तमाशा शांत हो चुका था। चारों लड़कियां भी आनिक्य के साथ बाकी की शॉपिंग करने लगी थी। जब सभी की शॉपिंग खत्म हो गई, तभी आनिक्य आर्या को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा और जाते हुए आँख से बोला, सभी को वापस ले जाओ। आँख ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद आनिक्य खुद ही कार को ड्राइव करके आर्या को अपने साथ कहीं लेकर चला गया। श्रद्धा, नव्या और आकृति को आँख हवेली छोड़ने चला गया। उनके जाते ही एक परछाई जो छुपी हुई थी वो बाहर आई और जिस तरफ आनिक्य की कार गई थी उस तरफ घूरने लगा। फिर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। कार के अंदर, हम कहाँ जा रहे हैं आनिक्य? आर्या कब से उसे घूर रही थी, लेकिन जब उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आखिर में उसने पूछ ही लिया, स्वीटहार्ट बस थोड़ी देर इंतजार करो, जब हम वहां पहुंचेंगे तो खुद ही देख लेगा। इतना कहकर वो चुप हो गया। उसके बाद आर्या ने भी बात करना बंद कर दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसके बारे में वो आनिक्य से पूछना चाहती थी। क्या मुझे आनिक्य को बता देना चाहिए कि जिस जगह के बारे में उस वीडियो में दिखाया जा रहा है वो गलत है? कहीं देर ना हो जाए और आंटी किसी मुसीबत में ना हो। आर्या को इस चीज की टेंशन हो रही थी और उसका दिल बार बार उसे कह रहा था कि जो भी सच है उसे बता देना चाहिए। तभी उसे अपने हाथ पर गर्माहट महसूस हुई और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। आर्या ने आनिक्य को देखा जो उसे ही प्यार से देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा भावहीन ही था। लेकिन उसकी आंखें जब भी उसे देखती तो बस प्यार का इजहार कर देती। ऐसा क्या सोच रही हो जो अब तुम्हारा ध्यान अपने अनी पर भी नहीं है? वो मुस्कुराई और उसके हाथ की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाकर प्यार से बोली, मेरे ख्याल भी तो आपने आसपास ही घूमते हैं। बस कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बहुत पहले से आपको बताना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, पर अब मुझे लगता है कि देर हो जाए उससे पहले मुझे आपको बता देना चाहिए। आनिक्य ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे देखा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। आर्या ने एक गहरी सांस भरी और बोली, वो वीडियो जो अवंतिका ने तुम्हें दिया था उसमें जो जगह दिखाई दे रही है वो एडिटेड है। आंटी गोवा में नहीं बल्कि देहरादून में है। आनिक्य ने अचानक से कार के ब्रेक लगा दिया और हैरानी से उसे देखने लगा। जब तुम्हें ये पहले से पता था तो अब तक किस चीज का इंतजार कर रही थी? अल्पविराम, आनिक्य ने अपनी ठंडी आवाज में उससे पूछा। आर्या की सांसें कुछ सेकंड के लिए रुक सी गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे उसी वक्त कह देना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि पहले मैं खुद वहां जाकर देखूं, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। लेकिन आर्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही आनिक्य ने उसे अपना हाथ दिखा दिया। उसकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थी और वो गुस्से से हाफ रहा था। तुम जानती थी ना कि मैं परेशान था। मुझे फील हो रहा थे मेरी मॉम खतरे
में है और मैं बस उनके पास पहुंचने के लिए एक छोटा सा क्लू चाहता था जिसके लिए मैंने तुम्हें हर्ट किया, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें सब पता था लेकिन फिर भी नहीं बताया। आर्या, मेरे आदमी पागलों की तरह गोवा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और इतने दिन से भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक लीड तो मिले कम से कम, लेकिन नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। आनिक्य के शब्दों में कोई प्यार नहीं था, कुछ था तो बस गुस्सा, नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन। उसने उसी गुस्से में कहा, तुम कैसे जान सकती हो जब कोई अपना इतने टाइम से दूर होता है और हम उसके लिए तरसते हैं तो कैसा लगता है? तुम्हारे लिए तो हर कोई था। वो तुम्हारी माँ नहीं थी जो खोई थी, वो तो मेरी माँ है, इसलिए तुम इस दर्द को कभी महसूस भी नहीं कर सकती। अर्यांशी ठाकुर। आनिक्य के इतने कठोर शब्द सीधा आर्या के दिल पर लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल में हजारों सुइयां घुसा रहा हो। उसकी आंखें लाल हो गई और वो अपने आंसुओं को बहने से रोकने के लिए ऊपर की तरफ देखने लगी जिससे उसके आंसू आंखें में ही रह जाए। आनिक्य को पता नहीं था कि उसने अनजाने में ही सही लेकिन उसके पुराने जख्मों को कुरेद दिया है जिनकी चोट उसके शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर लगी थी। उसका दम घुट रहा था लेकिन वो खुद को संभाले बैठी थी और आनिक्य को देखने से बच रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे इस हाल में देखकर आनिक्य उस पर दया दिखाए। तभी एक बार फिर आनिक्य की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो फ़ोन पर बात कर रहा था। कार लेकर हमारे पास आओ। अल्पविराम। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन रख दिया। उसी पल के कार तेजी से उनके पास आकर रुकी। आनिक्य ने बिना उसे देखे कहा, मैं जहां तुम्हें ले जाना चाहता था उस जगह जाने के लिए ये सही समय नहीं है, इसलिए घर जाओ, मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें छोड़ देंगे। आर्या ने उसे देखा और अपने हाथ से आनिक्य के हाथ को पकड़कर बोली, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझसे नाराज मत होना। तुम जानते हो ना मैं ऐसे नहीं रह सकती। फिर भी तुमने ऐसा किया आर्या। अगर मेरी जगह तुम होती तो तब क्या करती? क्या तुम देख नहीं सकती थी कि मैं कितना परेशान हूँ अपनी मॉम को ढूंढने के लिए, उन्हें सही सलामत देखने के लिए? यही एक मौका है मेरे पास। अगर अब मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया तो शायद दोबारा मैं उन्हें देख भी नहीं पाऊंगा, पर तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। वो उदासी से मुस्कुराई और बोली, तुम सही हो कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती। अक्सर जो दर्द सामने होता है वो लोगों को दिखता भी है, लेकिन जो छुपा हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आखिरी बात कहने के बाद वो कार से बाहर निकल गई और साइड वाली कार में बैठ गई। आनिक्य ने उसे जाते हुए नहीं देखा, वो अपने ख्यालों में था। उसे समझ नहीं आया जो आर्या ने कहा और वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। अब उसे सबसे पहले अपने आदमियों को देहरादून जाने के इंस्ट्रक्शन देने होंगे। बहुत देर बाद उसने महसूस किया कि अब वो कार में अकेला है। उसने अपने बगल वाली सीट को देखा जो खाली थी। वैसा ही खालीपन आनिक्य की आंखों में भी भर चुका था। वही आर्या के कार में बैठते ही आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे धैर्य ने कार को टर्न कर लिया। आर्या ने खुद को आनिक्य से दूर जाता महसूस किया। धैर्य के बगल में बैठे रहस्य ने उसे घूरा फिर सामने देखने लगा। वो मन ही मन में बोला, लगता है मास्टर को फाइनली समझ आ गया है कि इस जैसी सेल्फिश लड़की उन्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, इसलिए तो खुद छोड़ने की जगह हमारे साथ भेज रहे हैं। वो ऐसे ही बाह्य सारी बातें बनाने लगा। दूसरा दिन, एक नई सुबह। ठाकुर हवेली को सजाया जा रहा था। थीम वाइट और पर्पल था। सभी लोग काम में व्यस्त थे। नित्या जी कैटरिंग वाले के सब समझा रही थी। वही आकृति डेकोरेशन का काम देख रही थी। अभिमन्यु जी और अभीर गेस्ट लिस्ट को देख रहे थे कि कोई रह तो नहीं गया बुलाने के लिए। ज्यादा लोग नहीं आने वाले थे, लेकिन उनके कुछ बिजनेस पार्टनर, फ्रेंड्स और रिलेटिव आ रहे थे। सगाई का फंक्शन प्राइवेट रखने के बाद भी काफी बड़ा बन गया था।
हाई सोसाइटी में कम ही लोग आते हैं जो सभी इस सगाई में इनवाइट थे। मिहिर अपनी परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। उसी वक्त बिन बुलाए मेहमान भी आ गए। आप सभी इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? मिहिर ने अजीब तरह से उन्हें देखते हुए पूछा। बेटा, घर की सगाई है, हमारा जल्दी आना तो बनता है। वैसे भी मैं, अनरी और कृपा ही तो आए हैं। बाकी पूरी फैमिली शाम को ही आने वाली है। मिहिर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नित्या जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। वैसे भी आपकी भतीजी की सगाई है, आइए बैठिए। विशाखा बुआ जी ने एक नकली स्माइल दी और लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। अनरी भी गुस्सा और नफरत को दबाकर बैठ गई। कृपा बहुत शांत थी, उसने किसी से कोई भी बात नहीं की। शाम हो गई थी और मेहमानों का आना भी शुरू हो गया। ठाकुर हवेली बहुत सुंदर सजी हुई थी, जैसे वो एक महल है और आज उस महल की राजकुमारी की सगाई हो रहे हो। फंक्शन गार्डन में होने वाला था। आर्या अपने रूम में अकेले बैठी थी। उसकी नज़र अपने फ़ोन पर थी जिसमें एक ही नाम स्क्रीन पर दिख रहा था और वो था आनिक्य का। इतनी बार कॉल कर चुकी है लेकिन हर बार बंद बता रहा है। क्या अब वो मुझसे सगाई नहीं करना चाहते? अल्पविराम। आर्या खुद को इस बारे में सोचने से रोक नहीं पाई। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। सभी लोग आ चुके थे। उसकी नज़र आनिक्य को ही ढूंढ रही थी। वहाँ पूरी राणावत फैमिली आ चुकी है लेकिन आनिक्य कहीं नहीं दिख रहा था। आर्या आंखों में जो उदासी थी वो गहरी हो गई और वो अपनी ठंडी आवाज में बोली, गलती मेरी थी लेकिन अब अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं कभी आपके पास दोबारा नहीं लौट पाऊंगी।